हेलो एवरीवन, दिस इज निरंजन कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। ये हम लोग का इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है लाइंस एंड एंगल्स को लेकर। इसके अंदर की हम लोग छोटी से छोटे कॉन्सेप्ट को और बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को सीखने वाले मेरे भाई। इस तरह पढ़ा दूंगा मेरे भाई, मैं 100% गारंटी देता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद से आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखने की आवश्यकता पड़ेगा मेरे भाई। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहां से हम लोग का इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो स्टार्ट होता है मेरे भाई। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू ज्योमेट्री, यानी कि ज्योमेट्री से मेरे भाई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को जानते हैं जो कि बहुत सारे मेरे भाइयों को नहीं मालूम होता है। वो डिफाइन वो नहीं समझ पाते हैं कि लाइन किसको कहा जाता है, कि लाइन सेगमेंट क्या होता है मेरे भाई, रे क्या होता है, आर्म क्या होता है, वर्टाइसिस क्या होता है। उन्हीं सबको हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एकदम सुई से, यानी कि पॉइंट से, जहां से हम लोग का लाइन बनता है। तो पॉइंट क्या होता है मेरे भाई, मैं कभी भी पूछूं पॉइंट क्या होता है, तो अ पॉइंट इज एग्जैक्ट लोकेशन। पॉइंट होता है वो किसी चीज का एग्जैक्ट लोकेशन होता है। इसको डिनोट कैसे करते हैं मेरे भाई, ऐसे डॉट से। यदि किसी भी पॉइंट को हमको दिखाना है तो उसका इंग्लिश अल्फाबेट नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पॉइंट पी को दिखाना है तो पॉइंट लिख के यहाँ पे पी, पॉइंट क्यू को दिखाना है तो यहाँ पे डॉट लिख के क्यू, यानी कि डिनोट कर रहा है कि एक एग्जैक्ट लोकेशन है जो कि है पॉइंट क्यू, जो कि किससे रिप्रेजेंट हो रहा है मेरे भाई, एक डॉट पी से, ये डॉट क्यू से। अब हम समझते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है मेरे भाई। तो देखिए, लाइन सेगमेंट क्या होता है, द स्ट्रेट पाथ बिटवीन, मैंने शॉर्टकट में बिटवीन लिखा हूं, टू इन द पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट ए बी। मतलब एक स्ट्रेट पाथ होता है, इसका दो पॉइंट होता है ए एंड बी, जो कि इंड पॉइंट होता है मेरे भाई, इज कॉल्ड, इसी को क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में देखिए मेरे भाई, ये क्या है मेरे भाई, एक ये लाइन सेगमेंट है क्योंकि इसका दो इंड पॉइंट है। एक पॉइंट यहाँ पे ए है और एक यहाँ पे पॉइंट बी है। चाहे यूं कहा जाए मेरे भाई, मैं यहाँ पे बहुत बड़ा सा यहाँ पे लाइन बनाऊं और इसमें कोई दो मैं इंड पॉइंट ले लूं, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ये जो इस लाइन, ये हम लोग का एक लाइन है मेरे भाई, इस लाइन का जो इस दो इंड पॉइंट है बीच में, इसको कहा जाता है लाइन सेगमेंट। तो वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ, अ लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनिट लेंथ। जो लाइन सेगमेंट होता है मेरे भाई, उसका क्या होता है, एक डिफिनिट लेंथ होता है, निश्चित होता है। मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, चाहे आप आज देखिए, चाहे 2 साल के बाद देखिए, चाहे कभी भी इसको पढ़िए, ये हमेशा फिक्स है, इसका लेंथ फिक्स है। यही होता है लाइन सेगमेंट। अब हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी लिख के। जैसे हम लोग का ये पॉइंट था ए बी, तो इसको ये क्या है, हम लोग एक लाइन सेगमेंट का ही पॉइंट है, ए एंड बी इंड पॉइंट है। इसको हमको लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, तो ए बी लिख के ऊपर ऐसा हम एक बना देंगे लाइन। इससे रिप्रेजेंट होगा कि हमको ये क्या बता रहा है, लाइन सेगमेंट। हर चीज का मैथमेटिकल में आप जानते हैं कि रिप्रेजेंटेशन होता है। ट्रायंगल का तुरंत मैं नाम लूं तो आपके दिमाग में ट्रायंगल यानी 3 साइड आ जाएगा, रेक्टेंगल का 4 साइड का आ जाएगा। इस तरह का मतलब हर चीज का मैथमेटिक में सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट, जो कि हम लोग का है रे। रे क्या होता है मेरा, उसको समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे भाई रे। अब समझते हैं कि रे क्या होता है। अ लाइन सेगमेंट AB व्हेन एक्सटेंडेड इनडिफिनिटली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड रे। जब हम लोग किसी भी लाइन सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट क्या होता है, अभी हम लोग पिछले स्लाइड पे पढ़े हैं, स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। एक स्ट्रेट पाथ होता है जिसका दो इंड पॉइंट होता है, एक A होता है एक B होता है, या A B C किसी भी आप लेटर से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन उसका दो इंड पॉइंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। जैसा कि हम लोग बताए थे, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, A B को ऊपर ऐसे लाइन ड्रा कर दिया जाता है। ये हम लोग का क्या दिखाता है कि क्या है मेरे भाई, लाइन सेगमेंट का। बट लेकिन हम लोग का रे क्या होता है, उसी लाइन सेगमेंट से बना रहता है। देखिए यहाँ पे डिफिनेशन आप पढ़िए एकदम ध्यान से। अ लाइन सेगमेंट AB व्हेन एक्सटेंडेड इनडिफिनिटली इन वन डायरेक्शन। जब हम लोग लाइन सेगमेंट को मेरे भाई एक्सटेंड करते हैं किसी एक डायरेक्शन में, तब हम लोग का क्या बन जाता है, वो रे। जैसे कि हम जानते हैं कि लाइन सेगमेंट में दो इंड पॉइंट था, बट रे में क्या होता है मेरे भाई, सिर्फ आपका एक इंड पॉइंट होता है, दूसरा आपका एक्स करता है इनडिफिनिटली डायरेक्शन की तरफ मेरे भाई। जैसे यहाँ पे एक ही इसका इंड पॉइंट है, लेकिन बट जो ये एरो डिनोट कर रहा है मेरे भाई, ये इंड पॉइंट ना दिखा के ये दिखा रहा है कि अपनी आवश्यकता के अनुसार, जितना हमको आवश्यकता है उसके अनुसार मैं इसको घटा बढ़ा सकता हूँ। यदि ये एरो है तो मैं चाहूंगा, मेरा मन नहीं कर रहा है तो मैं इसको यहाँ पे बना के यहाँ पे बी लिख दूंगा। रे क्या होता है ओवरऑल आप समझ लीजिए, इसमें सिर्फ एक इंड पॉइंट होता है, दूसरा हम लोग का एक इनडिफिनिटली डायरेक्शन की तरफ शो करता है मेरे भाई। तो आई होप इसको आप समझ लिए होंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी और यहाँ पे बना देते हैं ऐसे लाइन और यहाँ पे एरो, यानी कि कहीं ना कहीं इसका एक इंड पॉइंट है, दूसरा इंड पॉइंट नहीं है। वही कह रहा है कि लाइन सेगमेंट ए बी व्हेन एक्सटेंड, जब हम लोग एक लाइन सेगमेंट को एक्सटेंडेड करा देते हैं इनडिफिनिटली एक वन डायरेक्शन में, वही बन जाता है हम लोग का रे।
अब हम लोग समझते हैं मेरे भाई लाइन, जैसा कि हम लोग का चैप्टर का ही नाम है लाइंस एंड एंगल। तो लाइन क्या होता है मेरे भाई, और लाइन सेगमेंट, देखिए फिर वही उसी से बना है मेरे भाई। लाइन सेगमेंट से लाइन बनता है, लाइन सेगमेंट से रे बनता है, ये सब लाइन सेगमेंट से ही बनता है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको पॉइंट पढ़ाने के बाद से लाइन सेगमेंट बताया हूं। तो लाइन क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट ए बी, हम लोग जानते हैं इसको लाइन सेगमेंट को इस तरह डिनोट करते हैं, व्हेन एक्सटेंडेड इनडिफिनिटली इन बोथ द डायरेक्शन। देखिए अब क्या होता है, जब ये जैसे मान लीजिए लाइन सेगमेंट है, जब मैं क्या करता हूं, इसका दो एंड पॉइंट ना कर दोनों को मैं क्या करता हूं, दो एरो से डिनोट करता हूं, यानी कि दोनों को मैं एक्सटेंड कर देता हूं इनडिफिनिटली, दोनों को बोथ डायरेक्शन में, यानी कि इसको भी मैं एक्सटेंड कर देता हूं अपने आवश्यकता के अनुसार और इसको भी। और ये दोनों का एंड पॉइंट ना होकर, यानी कि अब ये लाइन सेगमेंट ना होकर बन जाता है मेरे भाई लाइन। जब हम लोग एक लाइन सेगमेंट को दोनों एंड पॉइंट को क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं इन बोथ डायरेक्शन में, जैसे कि ये बी है तो बी को मैं एरो से ऐसे बना दिया, यानी कि इसको भी अपने आवश्यकता के अनुसार मैं इसको बढ़ा सकता हूं, इसको भी मैं अपने आवश्यकता के अनुसार ए को भी बढ़ा सकता हूं, तभी हम लोग का बन जाता है लाइन सेगमेंट मेरे भाई लाइन। जैसे एक बार और मैं आपको डिफिनेशन से क्लियर करा दूं, अ लाइन सेगमेंट ए बी व्हेन एक्सटेंडेड, जब हम एक लाइन सेगमेंट को एक्सटेंडेड करते हैं मेरे भाई इनडिफिनिटली इन बोथ द डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन है मेरे भाई, एक ये डायरेक्शन है, तो हम लोग का क्या कहलाता है, वो लाइन सेगमेंट ए बी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी, और ए बी पे ऐसे बना देते हैं, दो एरो बना देते हैं, ये हम लोग का रिप्रेजेंटेशन होता है लाइन का, ये हम लोग का रिप्रेजेंटेशन होता है रे का, और ये हम लोग का रिप्रेजेंटेशन होता है लाइन सेगमेंट का। तो आई होप, मैं आशा करता हूं जितना भी मैं अभी तक ले पढ़ाया हूं बताया हूं वो आपको समझ आया होगा। इससे पॉइंट क्या होता है, एग्जैक्ट लोकेशन होता है, लाइन सेगमेंट बता दिया, रे बता दिया, कहीं ना कहीं रे हम लोग का था वो लाइन सेगमेंट से ही बना था, और लाइन भी हम लोग का कहीं ना कहीं लाइन सेगमेंट से ही बना था। यहां तक ले हम लोग को समझ आ गया। अब अपने हम गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मेरे भाई। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, टू लाइन हैविंग अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो लाइन का एक कॉमन पॉइंट होता है मेरे भाई, तब कहलाता है वो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे कि इस फिगर में देखिए, ये ए बी एक लाइन हुआ और एक सी डी एक लाइन हुआ, इन दोनों का एक यहाँ पे कॉमन पॉइंट आपको दिख रहा है। कॉमन पॉइंट मतलब दोनों को जहां मीट कर रहे हैं या दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही हो गया कॉमन पॉइंट। जैसे कि ओ से मैं रिप्रेजेंट किया हूं, तो ये लाइन क्या कहलाता है भाई, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आप हमेशा याद रखिएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन होता है जब दो लाइन का एक कॉमन पॉइंट होता है। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है मेरे भाई, इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग। याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो ए बी एंड लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ। इसको लिखने का तरीका है, जैसे लिखना है हमको दिखाना है कैसे, तो कहेंगे लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ, तो ये कहलाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसी से रिलेटेड होता है पैरेलल लाइंस। आप बहुत सुनेंगे, बहुत क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको इस तरह का लाइन मिला होगा। तो देखिए पैरेलल लाइंस क्या होता है, टू लाइंस, माना कि दो लाइन, एक एल है एक एम है, यहाँ पे एक लाइन, इस लाइन का पूरा नाम मैं एल दे दिया हूँ, इस लाइन का पूरा नाम एम दे दिया हूँ। इन अ प्लेन, प्लेन मतलब जिसको हम लोग दिखाते हैं सिंपल से, जिसको हम लोग ड्रा कर सकते हैं, जैसे ये प्लेन हुआ, आप कॉपी पे मतलब इस सभी पे, आर सेड टू बी पैरेलल, वो दो लाइन को तब हम लोग पैरेलल कहेंगे इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट, यानी कि उसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, या यूं कहा जाए मेरे भाई वो कभी मिलवे नहीं करेंगे सब। जैसे इसमें था दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा था एट द पॉइंट ओ पे, यानी कि इसका दोनों लाइन का एक कॉमन पॉइंट था, तभी हम लोग कहा रहा था इंटरसेक्टिंग, यानी कि कहीं ना कहीं ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, इसलिए इस लाइन को कहते हैं इंटरसेक्टिंग। बट जो पैरेलल लाइंस होता है मेरे भाई, वो कभी भी एक पास मिलवे नहीं करेगा, कभी एक दूसरे को कटवे नहीं करेगा, वो कहलाता है, यानी कि इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा मेरे भाई, वो कहलाता है पैरेलल लाइंस। और एक और खासियत यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लाइन कभी भी मिलते हुए आपको कभी भी नहीं दिखेगा। इस लाइन को आप इधर ड्रा कर लीजिए, चाहे इसको इधर ड्रा कर लीजिए, इसको इधर, इसको इधर, कभी भी आपको कभी भी कितना बड़ा आप इसको बढ़ा दीजिए, इसको दुबई भेज दीजिए, इसको आप भेज दीजिए पाकिस्तान की तरफ, तभी भी ये लाइन कभी मिलने वाला नहीं है मेरे भाई। देखिए इसका एक और खासियत जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो इसको थोड़ा सा भिन्न बनाता है इस लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन से, वो यह है कि जो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज सेम इन रिमेन।
जैसे कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस मेरे भाई, ये डिस्टेंस आप कितना हो, हर दूरी पे आप डिस्टेंस निकालेंगे हमेशा दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस मेरे भाई वो सेम होता है। यदि आपको यहाँ पे 2 मीटर मिल रहा है तो यहाँ पे भी 2 मीटर, यहाँ पे भी 2 मीटर, यहाँ पे भी, मतलब जितना ही इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे दोनों लाइन को L और M को, उतना ही इसके अंदर का जो डिस्टेंस है वो सेम आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आप समझ गए कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। जब दो लाइन का एक कॉमन पॉइंट होता है या इंटरसेक्ट करता है एट द पॉइंट ऑफ O, उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट O बोला जाता है इस लाइन को। और पैरेलल लाइंस क्या होता है, जब दो लाइन का कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है, या यूं कहा जाए कि जब दो लाइन का एक डिस्टेंस फिक्स होता है, जब दो लाइन के बीच का एक डिस्टेंस फिक्स होता है या सेम होता है, वो कहलाता है पैरेलल। अब इसको लिखना कैसे चाहे पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहले लिख देंगे L, ये पैरेलल का रिप्रेजेंटेशन हुआ M, यानी कि ये दिखा रहा है कि जो लाइन L है वो M के क्या है, पैरेलल है। बस अब हम अपने गाड़ी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के तरफ। लाइंस के बारे में पढ़ने मेरे भाई, अब हम पढ़ते हैं कि एंगल्स क्या होता है। देखिए एंगल्स क्या होता है, टू रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट टू फॉर्म ऑफ अ एंगल, यानी कि जब दो रेज का एक कॉमन एंड पॉइंट होता है मेरे भाई, तब वो दो रेज मिलकर क्या बनाता है, एक एंगल का निर्माण करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं OA क्या है मेरे भाई, एक रेज है, इसका एक एंडिंग पॉइंट है, दूसरा हम लोग का ये डायरेक्शन यानी इनफाइनाइट तक ले जा सकता है। और यहाँ पे OB क्या है, देखिए OB में यहाँ पे फिर O का एंड पॉइंट है और एक इनफाइनाइट तक ले डायरेक्शन में जा सकता है, यानी कि दो रेज का एक एंड पॉइंट दिख रहा है मेरे भाई। तो जब दो रेज का एक एंड पॉइंट होता है तब हम लोग का वहां पे एंगल बनता है। तो देखिए इसको हमको कैसे बताना रहेगा, तो हम लोग ए यहाँ पे बनाएंगे, सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे एंगल, ये एंगल का रिप्रेजेंटेशन होता है। और जो हम लोग का इसमें वेरिएबल यूज हुआ है उसका लिख देंगे, जैसे कि AOB। तो हमको दिखाना है कि यहाँ पे एंगल बन रहा है AOB, तो यहाँ पे एंगल का साइन और AOB जो हम लोग का दिया है। जैसे इसमें देखिए, इसमें भी हम लोग देख रहे हैं OC एक रे हुआ और OD एक रे हुआ, दोनों मिल रहा है, यहाँ पे उसका एक कॉमन एंड पॉइंट हुआ मेरे भाई, यहाँ पे मिलने से क्या बन रहा है, एंगल। तो इसको कैसे बोलेंगे या कैसे लिखेंगे, तो बोलना रहेगा तो बोलेंगे एंगल COD, लिखना रहेगा तो सिंपल सा फिर वही एंगल का रिप्रेजेंटेशन और यहाँ पे COD जो इसमें न्यूमेरिकल जो इंग्लिश अल्फाबेट इसमें यूज हुआ है उसका लिख देंगे। हम लोग समझ लिए कि एंगल क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं कि एंगल को मेजर कैसे किया जाता है मेरे भाई। देखिए द पॉइंट ऑफ टर्निंग फ्रॉम OA टू OB इज कॉल्ड अ मेजर ऑफ अ एंगल OB। जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं कैसे इसको मेजर करना है, जैसे कि द अमाउंट ऑफ टर्निंग, जैसे यहाँ पे OA क्या है मेरे भाई, यहाँ पे एक रे है और ई आप समझिए कि इस पे दो रेज है, मतलब को एक रे के ऊपर एक रे को इंसिडेंट है, क्योंकि इसलिए हमको एक ही रे दिख रहा है। जब हम लोग का क्या होगा, द अमाउंट ऑफ टर्निंग फ्रॉम OA से जब हम लोग का बन रहा है OB, यानी कि ये O है, समझिए O है और ये OB, अभी ये दोनों एक दूसरे पर को इंसिडेंस है, यानी कि जब ये OA से टर्न होके हम लोग का OB बन रहा है तो इसके बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग का एक एंगल बन रहा है, यानी कि यहाँ पे एंगल जब ये OA से, जैसे कि OA है, OA से टर्न होके, जैसे अभी मान लीजिए कि ये OA है, OA से धीरे धीरे टर्न होकर यहाँ पे आ रहा है OB, इसके बीच में आप यहाँ देख रहे हैं एंगल बन रहा है। इसी एंगल को मेजर करना ये क्या कहलाता है, मेजर ऑफ एंगल, यानी कि एंगल का मेजर कहलाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। जैसा कि आप लोग सुने होंगे एक्यूट एंगल के बारे में, ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में, स्ट्रेट एंगल के बारे में, राइट एंगल के बारे में, कंप्लीट एंगल के बारे में, रिफ्लेक्स एंगल के बारे में, इस सबको समझते हैं मेरे भाई, क्योंकि कॉन्सेप्ट इस पावर है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूँ मेरे भाई, ताकि मैं आपके माइंड में सेट करना चाहता हूँ एक ही कॉन्सेप्ट को, ताकि आप क्वेश्चन लगाएं तो क्वेश्चन को कैसे समझा जाता है, उसमें क्या क्या दिया है और क्या पूछा है, ये आप यदि कॉन्सेप्ट को समझे मेरे भाई तो आप क्वेश्चन को एकदम रायता बना के, एकदम गाजर का हलवा बना देंगे, एकदम पोस्टमार्टम करके मेरे भाई चीर फाड़ के उसका आंसर कम से कम में ले लाएंगे। यदि आप कॉन्सेप्ट सीखें, क्वेश्चन अभी यहाँ पे लाएंगे, आप एकदम देखिएगा क्वेश्चन को हलवा समझ के खाएंगे, यानी उसका आंसर हलवा समझ के लाएंगे। मैं यहाँ पे 100% गारंटी देता हूँ मेरे भाई। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां से हम लोग का स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल में जो सबसे पहला एंगल है मेरे भाई, राइट एंगल। देखिए राइट एंगल क्या होता है, एन एंगल व्हिच मेजर इज 90 डिग्री इज अ राइट एंगल। जो एंगल 90 डिग्री का होता है, वो एंगल जो मेजर करने पे 90 डिग्री वैल्यू आता है, वो एंगल जिसको मेजर करने पे 90 डिग्री आता है मेरे भाई वैल्यू, वो कहलाता है राइट एंगल। जैसे कि यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये क्या है मेरे भाई,
ये OA OB है, जैसा कि हम लोग बताए थे एंगल कब बनता है, जब दो रेज मिलता है उसका एंड पॉइंट होता है। तो ये हम लोग का 90 डिग्री यानी कि एकदम स्ट्रेट में, एक ये रेज हो गया एकदम ऊपर, ये हॉरिजॉन्टली, एक ये वर्टिकली रेज मिल रहा है। तो यहाँ पे राइट एंगल जिसका सम कितना होता है 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री का बनता है राइट एंगल। ये राइट एंगल का फिगर हुआ। दूसरा है मेरे भाई एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन, आप इसमें डिफिनीशन में यही लिख सकते हैं, एन एंगल हुज मेजर इज, उसके बाद से मोर देन 0 यानी कि 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए, बट शर्त क्या है? लेस देन 90 डिग्री, यानी कि वो एंगल जो कि 0 डिग्री से ज्यादा हो बट 90 डिग्री से लेस हो, यानी कि कहीं ना कहीं इससे छोटा हो, यानी कि इससे छोटा, यानी कि इधर एंगल बन सकता है, इधर नहीं, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा हो। 0 हम लोग का क्या हुआ मेरे भाई? ये डिग्री हो गया। 0 डिग्री से कोई भी एंगल हम लोग का बनना चालू होता है, तो ये 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री से कहीं ना कहीं ये बड़ा हुआ, यानी कि इसके बीच में आ जाएगा, और 90 से कम। तो ये हम लोग का जो फिगर दिख रहा है ये हम लोग का एक्यूट एंगल है, यानी कि AOB इज अ एक्यूट एंगल इज रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद से आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री, यानी कि अब इससे बढ़ेगा। इसलिए मैं सबसे पहले आपको राइट एंगल समझाया हूं कि राइट एंगल क्या होता है, जो कि एग्जैक्टली मेजर करने पर 90 डिग्री आता है। इसी राइट एंगल से बाकी दो एंगल अभी क्लियर हो जाएगा। जब आपका मान लीजिए इस राइट एंगल से कम एंगल बन रहा है, तो हम लोग का क्या कहलाता है? एक्यूट कहलाता है, बट 0 से अधिक होना चाहिए। उसके बाद से ऑब्ट्यूज क्या है मेरे भाई? जब इस राइट एंगल से ज्यादा बन रहा है, मतलब अब कहीं ना कहीं जो एंगल है हम लोग का इधर ना बन के अब इसके इधर बन रहा है, यानी कि इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, तब वो एंगल क्या कहलाता है मेरे भाई? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। जैसे कि एंगल OB, ये हम लोग का ऑब्ट्यूज एंगल हो गया मेरे भाई। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। तो जब इस तरह का आपको फिगर दिखे तो राइट एंगल होगा। आपको हमेशा राइट एंगल का शेप मेरे भाई फिगर ऐसे ही दिखेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। बट जो आपका एक्यूट एंगल वो आपका यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। बस शर्त यह है कि वो 0 डिग्री से नीचे नहीं बनेगा, मतलब 0 डिग्री से हमेशा एंगल आपका जो वैल्यू आएगा वो कभी भी आप अपने प्रोटेक्टर में देखेंगे मेरे भाई, तो 0 डिग्री से अधिक हो रहा है और 90 डिग्री से कम बन रहा है वैल्यू, तो वो क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल। बट जो आपका ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? हमेशा उसका वैल्यू 90 डिग्री से अधिक आएगा बट 180 डिग्री से कम आएगा। वो सारे एंगल क्या कहलाएंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एंगल की तरफ। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एंगल है स्ट्रेट एंगल। देखिए स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, यानी कि जिस एंगल को हम मेजर कर रहे थे उसका वैल्यू एग्जैक्ट 180 आ रहा है मेरे भाई, वो एंगल कहलाता है स्ट्रेट एंगल। यानी कि 180 डिग्री वाले जितने भी एंगल होंगे वो सब क्या कहलाएंगे मेरे भाई? स्ट्रेट एंगल। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। अब कई लोग को अरे क्या है? एक लाइन है, लाइन नहीं है मेरे भाई। आप देख सकते हैं ये दो रे, मैं हमेशा बता रहा हूँ एंगल कब बनता है? जब दो रेज मिलता है। तो यहाँ पे OA एक हम लोग का रे हो गया, एक OB हो गया। यहाँ पे आप एक पॉइंट देख रहे हैं, ये एंगल का रिप्रेजेंटेशन हुआ, यानी कि एंगल किस तरफ रोटेशन कर रहा है। देखिए पहले क्या था हम लोग का, यहाँ पे देखिए पहले हम लोग का कुछ इस तरह था, यानी कि यहाँ से हम लोग का चलते ऐसे हो गया, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे ये एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये क्या कहलाया मेरे भाई? स्ट्रेट एंगल कहलाया, यानी कि दो रेज मिल रहा है। जैसे एक ए रेज हुआ, एक ये रेज, जब दोनों मिल रहा है तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, जो कि यहाँ पे रोटेशन बता रहा है कि एंगल ऐसे रोटेट करके ऐसे आ रहा है। तो ये क्या कहलाता है? स्ट्रेट एंगल, जिसका वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री। उसके बाद से आता है हम लोग का रिफ्लेक्स एंगल। देखिए क्या होता है? और एंगल व्हिच मेजर मोर देन 180 बट लेस देन 360, यानी कि वो एंगल, ये सारे एंगल को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहा जाएगा मेरे भाई, जिसका मेजर 180 डिग्री से इक्वल है। जैसे 181, 182, 182, 183, 184, 195 आ रहा है, और 360 यानी कि 360 से कम आ रहा है, यानी कि 180 से मोर आ रहा है और 360 से कम आ रहा है मेरे भाई, उस सब एंगल का कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक ये रेज हुआ, एक ये रेज हुआ, यहाँ पे ऐसे था, ऐसे यहाँ पे घूमते ये ऐसे बन गया है। कहीं ना कहीं ये एक एंगल यहाँ पे बना रहा है, जो ये एंगल बना रहा है वो कैसा होगा मेरे भाई? 180। देख रहे हैं ऐसे था, यानी कि स्ट्रेट लाइन बन रहा था तब 180, अभी स्ट्रेट लाइन बन के ना मेरे भाई और ये नीचे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 180 से अधिक बन रहा है। जब एक स्ट्रेट लाइन बनता है तभी तो एग्जैक्ट 180 डिग्री का कोई एंगल बनता है, उस एंगल को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल। तो अब हम लोग का
ये 180 डिग्री से यानी कि अधिक हो रहा है, वही कह रहा है कि 180 से अधिक होगा, बट हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक कंप्लीट एंगल नहीं बना है, यानी कि 360 डिग्री से कम है, तो वो एंगल क्या कहलाता है, वो सारे एंगल क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। कंप्लीट एंगल कहीं ना कहीं इसके नाम में ही है, जब एक एंगल पूरा कंप्लीट रोटेशन करता है तब क्या बनता है मेरे भाई, कंप्लीट एंगल, जिसका एकदम न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू होता है 360, यानी कि सारे एंगल का, यानी वे सारे एंगल जिनका वैल्यू 360 है उनको कहते हैं कंप्लीट एंगल। कहीं ना कहीं मेरा ये ऐसे रोटेट कर रहा है, यहाँ से रोटेट करते 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 फिर ये इसी पे आ जा रहा है, यानी कि यहाँ से गया रोटेट करते 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 फिर अपने पॉइंट पे आ गया, यानी कि एक ये कंप्लीट अपना रोटेशन कर लिया। तो यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, 360 डिग्री एंगल का, उस एंगल को कहते हैं कंप्लीट एंगल। मैंने जितना भी आपको टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ाया सब आपको समझ आएगा। पहले में आपको पढ़ाया था राइट एंगल, जिसका फॉर्मेशन कुछ इस तरह होता है, ऐसे रहता है, ऐसे बन के ऐसे, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल रे और एक वर्टिकल रे आपस में मिल जाता है, तब हम लोग का बनता है क्या मेरे भाई, एक राइट एंगल। इसी राइट एंगल को थोड़ा सा कम कर दें तब हम लोग का एक्यूट एंगल बनता है, जो कि 0 डिग्री से अधिक होता है बट 90 डिग्री से छोटा होता है। ये सब क्या है मेरे भाई, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट, यहाँ पे जा रहा है तो राइट एंगल। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं इधर बढ़ा रहा हूँ तो हम लोग का क्या बन जा रहा है मेरे भाई, ऑब्ट्यूज एंगल। ये सब ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, बट यहाँ पे आ जा रहा है तो हम लोग का एक स्ट्रेट लाइन, जो कि क्या है मेरे भाई, 180 डिग्री का बनेगा, तब इसको हमको स्ट्रेट लाइन कहेंगे। बस इसी स्ट्रेट लाइन को ऐसे में कर दे रहा है, ऐसे नीचे नीचे, ये सब क्या है मेरे भाई, रिफ्लेक्स एंगल बनते जा रहा है, यानी कि ऐसे इसको कहा जाए, जैसे मान लीजिए ऐसे यहाँ पे, यहाँ से ऐसे होते हुए रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स करते करते अपना पूरा एक कंप्लीट रोटेशन करके उसी लाइन पे को इंसिडेंस हो रहा है, तब हम लोग का क्या बन रहा है मेरा एक कंप्लीट एंगल, जो कि 360 डिग्री होता है। अब हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ मेरे भाई। अब हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल्स के अलावा और भी एंगल्स को पढ़ रहे हैं, जैसे कि इक्वल एंगल। कब हम लोग दो एंगल्स को इक्वल बोलेंगे, तो देखिए टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मेजर, मतलब दो एंगल को हम लोग तब इक्वल कहेंगे जब मेजर करने पे दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आता हो। जैसे कि सपोज मेरे पास एंगल एक है ABC, जिसका कितना वैल्यू है 120 डिग्री, और एक और एंगल है मेरे भाई एंगल XYZ, जिसका मेजर करने पे कितना वैल्यू आ रहा है 120 डिग्री, इसका भी 120 डिग्री, इसका भी। तो हम क्या कहेंगे, एंगल ABC जो है इक्वल है एंगल XYZ। वही कह रहा है कि टू एंगल आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मेजर, यानी कि दो एंगल को हम इक्वल तब बोलेंगे जब मेजर करने पे दोनों का इक्वल यानी कि सेम वैल्यू आता है। उसी रे के आ जाने से जो एंगल AOBC है मेरे भाई, दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, एक एंगल AOC, एक हम लोग का हो जाएगा मेरे भाई BOC, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है एक रे को आ जाने से। तो कब हम लोग बाइसेक्टर कहते हैं किसी भी एंगल को मेरे भाई, ये हमको जानना है। जैसे कि इस एग्जांपल समझते हैं, अ रे OC, जो ये रे OC है, इज कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ AOB। इसको बाइसेक्टर तब कहेंगे, इस पूरे एंगल यानी कि AOB का बाइसेक्टर OC को तब कहेंगे, यहाँ पे एंगल AOC, यानी कि जो एंगल AOC है मेरे भाई इक्वल होगा एंगल BOC की, यानी कि BOC के। OB का बाइसेक्टर तब कहलाएगा यदि ये एंगल, यानी ये एंगल AOC और ये एंगल BOC दोनों इक्वल होगा। अब इससे हमको क्या कंक्लूजन निकलता है मेरे भाई, तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि जो एंगल AOC है, यानी कि ये OC क्या हम लोग का एक रे है जो कि बाइसेक्ट कर रहा है इसको, इस दो एंगलों को, यानी कि AOB को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वो भी इक्वल पार्ट में, तब ये हम लोग का बाइसेक्टर कहला रहा है। यानी कि जो ये हुआ मेरे भाई OC, इसको क्या कहेंगे, बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB पढ़ा जाएगा। तो AOC है मेरे भाई, यानी कि ये वाला एंगल, आपको सिर्फ ये याद रखना है, जो ये एंगल है ना वो इस एंगल के इक्वल है, या यूं कहा जाए ये आधा है AOB के, यानी कि ये एंगल क्या है मेरे भाई, इस पूरे एंगल का आधा है। चाहे ऐसे कहा जाए कि ये जो एंगल है, जो ये एंगल बन रहा है BOC, ये पूरे एंगल का यानी कि AOB का आधा है, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हूं, एंगल AOC इक्वल है एंगल BOC के, या एंगल OAC या BOC जो है वो आधा है पूरे इस एंगल का, यानी कि AOB। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। तो आई होप आपको बाइसेक्टर ऑफ एंगल समझ आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री। चूंकि आपके एग्जाम में चाहे आपके बुक में मेरे भाई इस पे क्वेश्चन बनता ही है, 100%
क्वेश्चन बनता है, 100% क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि दो एंगलों को जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है तो उस एंगल को हम लोग क्या कर देंगे मेरे भाई, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम लोग का 55 डिग्री है यानी 55 डिग्री एंगल है, एक हम लोग का 35 डिग्री है, ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना वैल्यू आएगा मेरे भाई, 90 डिग्री। तो ये क्या कहलाएंगे मेरे भाई, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। तो टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दो कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होता है वो एक दूसरे के क्या होता है मेरे भाई, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, सपोज दैट आपको दे देगा कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एक आपको दे देगा 55 है और कहेगा दूसरा बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 50 डिग्री प्लस एक हमको नहीं मालूम है तो उसको हम x मान लेंगे इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमको यही बताना है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है, जिसमें से हमको क्वेश्चन में सिर्फ एक ही का वैल्यू दिया रहेगा। जैसे ये 55 डिग्री होगा, पूछेगा कि दूसरा क्या होगा कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या करेंगे, सिंपल से इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो -90 डिग्री, तो वैल्यू निकल जाएगा 35 डिग्री। तो इस बेस पे आपको क्वेश्चन बनता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। और उसके बाद से होता है दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल। तो द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, यानी कि दो एंगलों का सम यदि 180 डिग्री है तब उस एंगल को क्या कहते हैं मेरे भाई, सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे एग्जांपल्स में 62 डिग्री और 180 डिग्री को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 180 हो जाएगा मेरे भाई। ये क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल आर कॉल्ड सप्लीमेंट ईच अदर होता है मेरे भाई। जैसे इसमें भी उसी तरह क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात है, कई लोगों को याद नहीं होता है कि कॉम्प्लीमेंट का सम कितना होता है और सप्लीमेंट का सम कैसे कितना होता है। तो इसको याद करने का सिंपल सा आप एक ट्रिक मानिए मेरे भाई, कॉम्प्लीमेंट सी से स्टार्ट हो रहा है, सी क्या है, यस से, और सप्लीमेंट यस से स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों में सबसे छोटा कौन है, सी छोटा है। यानी कि आप हमेशा याद रखिए कॉम्प्लीमेंट एंगल का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट यानी कि यस बड़ा है तो 90 अब 80 में सबसे बड़ा कौन है, 180 है, यानी कि 180 है। तो हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होगा और छोटे वाले यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होगा, 90 होगा। यानी कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है मेरे भाई, 180 होगा। इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, कब हम लोग एडजेसेंट एंगल करते हैं, तो टू एंगल आर कॉल्ड एडजेसेंट इफ दे हैव द सेम वर्टाइसेस। जब उन सब दो एंगलों का क्या मेरा भाई, सेम वर्टाइसेस होता है। जैसे ये पॉइंट है जहां से एंगल स्टार्ट हो रहा है मेरा, जहां से एंगल बनना स्टार्ट हो रहा है मेरा भाई, उस पॉइंट को कहते हैं वर्टाइसेस। तो इसमें कह रहे हैं दो एंगलों का जब सेम वर्टाइसेस हो तब हम उसको कहेंगे क्या, एडजेसेंट एंगल। बट इसमें दो शर्त और है कि दे हैव अ कॉमन आर्म, और सेम वर्टाइसेस के साथ साथ उसमें एक कॉमन आर्म भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या है मेरे भाई, ये सब क्या कहलाता है, कॉमन आर्म, जिसको हम लोग क्या कहते थे, रे। अब जब एंगल बनता है तो उसमें हम लोग रे नहीं कहेंगे मेरे भाई, तब ये एंगल का क्या कहलाता है, आर्म। जैसे कि ये OA एक हो गया आर्म, OC हो गया एक आर्म हो गया, यहाँ पे OB। तो मैं पूछूं कि इसमें कितना आर्म है तो आप कहेंगे 3 गो। तो वही कह रहे हैं दे हैव ए कॉमन आर्म, यानी कि उसमें एक कॉमन आर्म होना चाहिए। जैसे देख रहे हैं ये एंगल, इस एंगल के बीच में हम लोग देख रहे हैं क्या है, कॉमन आर्म। कॉमन आर्म मतलब दोनों एंगलों में आता है। जब आप इस एंगल को लेंगे, एंगल हम लोग का AOC, तो इसमें हमको एक कॉमन आर्म मिलेगा जो कि क्या है मेरे भाई, OC। जब हम इस एंगल को लेंगे, एंगल BOC, इसमें भी क्या आ रहा है, OC एक कॉमन है, यानी कि ओवरऑल कहा जाए कि AOB में एक कॉमन आर्म है जो इन दोनों एंगलों को डिवाइड कर रहा है। उसके बाद से देयर नॉन कॉमन आर्म, जो नॉन कॉमन आर्म कौन सी है मेरे भाई, ये हम लोग का कॉमन आर्म नहीं है, ये हम लोग का कॉमन आर्म नहीं है। कॉमन मतलब क्या, दोनों में। क्या ये मेरे भाई इस एंगल में है, नहीं है। क्या ये एंगल, ये वाला मेरे भाई आर्म जो है वो इस एंगल में आ रहा है, नहीं आ रहा है। बट हम लोग देखें कि जो ये आर्म है मेरे भाई इस एंगल में भी आ रहा है, यानी कि AOC में और BOC में। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जिसमें सेम वर्टाइसेस हो, जिस भी टू एंगल में सेम वर्टाइसेस हो और एक कॉमन आर्म हो, और जो नॉन कॉमन आर्म होता है वो क्या हो, कॉमन आर्म के आइदर साइड हो, तो उस केस में हम उस एंगल को कहते हैं एडजेसेंट एंगल। इसी से मेरे भाई एक कॉन्सेप्ट बनता है लीनियर पेयर का।
मतलब लीनियर पेयर क्या होता है, अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं लीनियर पेयर क्या होता है मेरे भाई। तो टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, मतलब दो एडजेसेंट एंगल तब एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाए अगर नॉन कॉमन आर्म आर टू अपोजिट रहे। हम लोग पढ़े थे एडजेसेंट एंगल में क्या होता है कि एक उसमें कॉमन आर्म होता है, मतलब दोनों एंगलों में वो मिलेगा। उसके बाद से सेम वर्टाइसिस होता है जैसे कि इसमें ओ है। और उसके बाद से तीसरा हम लोग पढ़े थे कि जो नॉन कॉमन आर्म होता है वो आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, यानी कि कॉमन आर्म के आइदर साइड, या तो इधर होगा मेरे भाई या तो इधर होगा। तो इस नॉन कॉमन आर्म क्या है मेरे भाई, जो ओ है और इसमें ओ भी है, वो कॉमन आर्म के आइदर साइड है। इस साइड देखेंगे इस कॉमन आर्म को तो ये हो गया ओ ए, और इस साइड देखेंगे ओसी के इस साइड यानी कि इस डायरेक्शन में तो बी है। तो ये दोनों क्या है, नॉन कॉमन आर्म है, और ये हम लोग का क्या है, कॉमन आर्म है, और ये हम लोग का सेम वर्टाइसिस है। बट हम लोग का लीनियर पेयर कहता है कब एडजेसेंट एंगल को लीनियर पेयर कहेंगे, जब मेरे भाई देयर नॉन कॉमन आर्म आर टू अपोजिट रहे। यहाँ इसमें एक और कांसेप्ट होता है मेरे भाई, लीनियर पेयर का सम, यानी कि यहाँ मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल का जो सम होता है मेरे भाई वो 180 होता है। मैं आपसे पूछूं कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC का सम कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे, 180। आपके एनसीईआरटी के बुक में एडजेसेंट के आधार पर दो थ्योरम, एक थ्योरम 1 है, क्या कहता है भाई, इफ अरे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल सो फॉर्मेड इज 180। ये कह रहा है कि यदि एक लाइन पे, गौर से सुनिएगा, यदि एक लाइन पे एक रे को हम लोग स्टैंड कर रहे हैं, मतलब गिरा रहे हैं, तो जो हम लोग का एडजेसेंट एंगल का सम होगा, मतलब ये हम लोग का एडजेसेंट एंगल क्या होता है मेरे भाई, अगल बगल वाला एंगल, अगल बगल वाला, यानी कि ये एंगल और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। कभी भी हम लोग एक लाइन पे एक रे को स्टैंड कर रहे हैं, उसमें जो एडजेसेंट एंगल का सम होना चाहिए 180 होना चाहिए, यानी कि इस एंगल को, यानी कि AOC प्लस BOC इक्वल टू 180। अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं लीनियर पेयर का वही कर रहा है। कन्वर्स यानी कि इसका उल्टा क्या है मेरे भाई, आपके बुक में दिया, यानी कि कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 के। तो इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, यदि मान लीजिए आपको दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 दिया है, तो द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल, यानी कि मान लीजिए ये दो एंगल आपको दे दिया, कह रहा है कि ये एंगल कितना है, मिलाने पर 180 है। तो इसमें मान लीजिए दो एंगल का 180 दिया है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक उसमें क्या होगा, दो तो नॉन कॉमन आर्म भी होगा। यदि एडजेसेंट एंगल में हम लोग पढ़े हैं कि उसमें एक कॉमन आर्म होता है, दो नॉन कॉमन आर्म होता है आइदर साइड कॉमन आर्म के, यानी कि इस ये कॉमन आर्म हुआ, इसके अदर साइड एक हम लोग का ये हो गया मेरे भाई नॉन कॉमन आर्म, और ये इस इधर साइड देखा जाए तो ये हो गया। तो वही कह रहा है कि दो द सम ऑफ, यदि हमको दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 दिया है, तो देन द जो नॉन कॉमन आर्म है ऑफ द एंगल, जो नॉन कॉमन आर्म है, जैसे कि ये आर्म और ये आर्म, इस आर्म पे कुछ एंगल बन रहा होगा और इस आर्म पे वो क्या कहलाएगा, इन अ स्ट्रेट लाइन कहलाता है मेरे भाई। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है, मतलब ये हम लोग का नॉन कॉमन आर्म हुआ और ये हम लोग का नॉन कॉमन आर्म हुआ, इस पे कोई एंगल बन रहा है, मानते हैं इस एंगल को जोड़ने पे 180 आ रहा है, तो जो इसके नॉन कॉमन आर्म होंगे, यानी जो एडजेसेंट एंगल का जो नॉन कॉमन होगा OA और BO, इसको क्या कहा जाएगा मेरे भाई, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन कहेंगे। आई होप आपको दो थ्योरम समझ आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, जो कि हम लोग का लास्ट कॉन्सेप्ट मेरे भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके बाद से हम लोग खाली क्वेश्चन करेंगे। मैं 100% गारंटी देता हूं मेरे भाई, आप क्वेश्चन को धुआं बना के नहीं उड़ाए तो मेरा यहाँ अपोजिट एंगल कब कहते हैं, तो टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इफ देयर आर्म फॉर्म टू अ पेयर ऑफ अपोजिट रे। जैसे इस फिगर में देखिए, मैं कहूं कि इसमें कौन वर्टिकली एंगल किसके वर्टिकली अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग का क्या है, हम देख रहे हैं इसमें पेयर में दिया है टू वर्टिकली रे, तो यहाँ पे एक ये हम लोग का टू एक वर्टिकली रे हुआ और यहाँ पे एक ये वर्टिकली रे। इसमें हम देख रहे हैं कि दो गो रे, एक ये है एक ये है। इस लाइन में देखेंगे तो एक ये है। तो कब कौन वर्टिकली अपोजिट एंगल किस एंगल की इक्वल होगा, तो देखिए जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एंगल क्या है, हम लोग देखा जाए तो BOD, तो वो एंगल इक्वल हो जाएगा COA के। यही होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि अपोजिट, इसके अपोजिट में क्या दिख रहा है मेरा भाई, ये दिख रहा है वर्टिकली, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग का ये हॉरिजॉन्टली में नहीं वर्टिकल में, तो यहाँ से समझ रहे हैं। और उसके बाद से देखिए हम लोग का AOD, यानी कि ये एंगल मेरे भाई, ये एंगल किसके इक्वल है,
इसके सामने कौन है, ये है, तो BOC के जो ये पॉइंट है ये O को डिनोट करता है। तो आपको आई होप समझ आया होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। तो वर्टिकली अपोजिट हमको देखना है, तो जैसे मान लीजिए हमको ये एंगल दिया है कितना 50 और पूछ रहा है ये बताइए, तो तुरंत जब बता देंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल के द्वारा ये एंगल कितना होगा मेरा 50। यदि मान लीजिए मेरे भाई ये एंगल हमको दिया है कितना 130 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल भी 130 डिग्री। आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग यहाँ से अपने क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, मतलब इस फिगर के अनुसार AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। और हम लोग यहीं से जान जाएंगे स्ट्रेट लाइन है, कहीं ना कहीं इस पे जितना एंगल बनेगा उसका सम कितना होगा मेरे भाई 180। अभी हम लोग थ्योरम में पढ़े हैं, तो यहाँ से कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में आ गया कि स्ट्रेट लाइन दे, इसका मतलब इस पे जितना भी एंगल बनेगा उन सभी का सम क्या होना चाहिए मेरे भाई 180 होना चाहिए। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड एंगल AOC एंड एंगल BOD। अभी हमको फिगर में नहीं लिखना है, सिंपल सा जो हमको लिखना है, सबसे पहले मेरे भाई इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सबसे पहले लिखिए गिवन क्या है, तो हम लोग लिख देंगे कि AOB इज क्या है मेरे भाई स्ट्रेट लाइन हो गया मेरे भाई। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, कहीं ना कहीं इस पे बनने वाला जितना भी एंगल होता है उन सभी का सम 180 होगा। तो हमसे पूछा क्या है कि AOC यानी कि AOC ये हम लोग का ये एंगल पूछा है, और एंगल BOD ये पूछा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, इस x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद से तब हम लोग का एंगल AOC और BOD, क्योंकि x का वैल्यू हमको मालूम ही नहीं है मेरे भाई, तो कहां से निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे सिंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इस पे बनने वाले ऑन द साइड ऑफ AOB, इसके ऊपर जितने भी बनने वाले एंगल इन सभी का 180 सम होना चाहिए, इतना हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है मेरे भाई, इसको जोड़ देंगे यानी कि x को प्लस 65 को जोड़ देंगे मेरे भाई इस एंगल को, और उसके बाद से क्या हो जाएगा मेरा 2x, उसके बाद से माइनस के 20 डिग्री को जोड़ देंगे इक्वल टू 180, क्योंकि हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला सम ऑफ एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब हम लोग जब x का वैल्यू निकालेंगे तब तो यहाँ पे बताएंगे मेरे भाई AOC क्या होगा BOD। तो हम क्या किया, इस एंगल को जोड़ दिया हूँ, AOC न लिख के यहाँ पे x लिख दिया हूँ, और यहाँ पे इसको न लिख के मैं डायरेक्ट इसको लिख दिया हूँ, और इसको न लिख के इसको, बस इतना हो गया। बस इतना इत्मीनान करना है, कुछ नहीं हड़बड़ाना है मेरे भाई, सब कुछ जोड़ घटा लीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा x, यहाँ पे प्लस 65 डिग्री प्लस यहाँ पे 2x, यहाँ पे माइनस के 20 डिग्री, ये डिग्री में है मेरे भाई, मान लीजिए ये भी डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे x और x मिलके कितना हो जाएगा 3x डिग्री हो जाएगा, प्लस 65 में से 20 को माइनस कर दिए यानी कि यहाँ पे 5 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो मेरे भाई 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 45 डिग्री इक्वल टू 180 हो गया। फिर अब क्या करेंगे, हमको सिर्फ x का मतलब जिसका वैल्यू निकालना है उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ भेज देंगे। यहाँ पे 3x हो गया। अब यहाँ पे 180 में से माइनस कर देंगे 45 डिग्री, तो क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे 0 है, 0 में से 5 में जाएगा तो कार्य लेगा 10, वही सिंपल सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला मेथड। तो यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो गया मेरे भाई, यहाँ पे बच गया हम लोग का 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और यहाँ पे 1 यानी कि 135। अभी भी हम लोग का x का वैल्यू नहीं आया, अभी ये 3x डिग्री का वैल्यू आया। अब सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, 3x इक्वल टू 135, अब इसको क्या करेंगे इधर भेजेंगे तो हम लोग का चला जाएगा मेरे भाई, मल्टीप्लाई में है तो इधर चला जाएगा तो डिवाइड में, 3 से काट दीजिए तो 3 चौको 12 होता है मेरे भाई, और 1 3 5 15, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्री। जहां हमको क्या पूछा है AOC, यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर AOC इक्वल टू x रिप्रेजेंट कर रहा है और x का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। एंड और क्या पूछ रहे हैं मेरे भाई, हमको निकालना है एंगल BOD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2x माइनस के 20, और x का वैल्यू यहाँ पे भर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 45 दूनी 90, और 90 से मेरे भाई आप 20 डिग्री घटा दीजिए तो आपको कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो इस तरह आप मेरे भाई क्वेश्चन को कैसे समझना है, कैसे एनालिसिस करना है, क्या क्या दिया है और कैसे इसको सॉल्व करना है, ये होता है मेरे भाई, ये होता है मेरे भाई मेथड। सिंपल सा क्वेश्चन को देखिए, अच्छा से पढ़िए, फिगर को देखिए और समझिए। सबसे पहले काम करिए मेरे भाई, आपको जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लीजिए। आप कहीं ना कहीं यही जैसे हम पकड़ने है कि स्ट्रेट लाइन है तो कहीं उसका सम 180 होगा, उसके बाद से मुझको निकालना था x
और 2x का वैल्यू यानी इस एंगल का और इस एंगल का वैल्यू निकालना था। इसमें मैं देखा कि पहले तो मुझे x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करूं, सबसे अच्छा सबको जोड़ देता हूं, उसके बाद से जोड़ने घटाने के बाद से मेरा x का वैल्यू यहाँ पे निकल गया। और यहाँ से मैं ये पूछा था इसका बता दिया, और यहाँ पे x का वैल्यू पुट करके इसमें से प्लस माइनस जो भी करना था माइनस करके 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया 20 को, तो ये वैल्यू निकल गया। यानी कि ये एंगल हम लोग का फाइंड आउट हो गया और ये एंगल। अब हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई। क्या कहता है मेरे भाई, x रेशियो y रेशियो z इक्वल टू 5 रेशियो 4 रेशियो 6 रिस्पेक्टिवली, यानी कि x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 6 है। इफ x y इज अ स्ट्रेट लाइन, ये जो हम लोग देख रहे हैं कि क्या कह दिया, x y इज अ स्ट्रेट लाइन। बस इतना हम लोग जानते हैं, आंख मूंद के मेरे भाई कह देंगे कि x y जो है x o y एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे बनने वाले जितना भी एंगल होगा उन सभी का सम 180 होगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। अच्छा एक चीज हमेशा याद रखिए, कभी भी आपको कोई भी रेशियो के फॉर्म में दिया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे x, y दिया है, क्या है 5, 4, तो आप ये मत समझिए कि x का वैल्यू है ये y का वैल्यू नहीं है, गलती होगा मेरे भाई। क्योंकि कभी भी आपको रेशियो के फॉर्म में कोई नंबर दिया है तो क्या करेंगे, उसके साथ आप अपने पास एक वेरिएबल लगा लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लगा ले रहा हूँ क्या मेरे भाई, a लगा ले रहा हूँ और यहाँ पे भी a, तो देख रहा हूँ इसमें कोई चीज नहीं मिलेगा क्योंकि a से a कट जाएगा। बट यहाँ पे वेरिएबल लगाने से ये फायदा होगा मेरे भाई, इसका आंसर हम लोग निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे x है तो मैं यहाँ पे x को क्या करूंगा 5 पे मान लूंगा, y को क्या मान लूंगा 4 है। उसी तरह अपने क्वेश्चन के अनुसार हमको दिया है x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 6। अब मैं डायरेक्ट x को यहाँ पे 5 नहीं लिखूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा क्या मेरे भाई 5a। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे मेरे भाई, मैं सबसे पहले बता रहा हूँ गिवन दैट क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सिंस, या लिख देंगे कि x o y इज अ स्ट्रेट लाइन। ये हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है कि क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है मेरे भाई। तो क्या होगा मेरे भाई, इस पे बनने वाला जितना भी एंगल यानी कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल का सम कितना होता है 180 में। बार बार आपको इस कॉन्सेप्ट को जो थ्योरम है इसको रिवाइज करा रहा हूं। अब हम क्या करूंगा, x की जगह पे डायरेक्ट 5 ना लिख के यहाँ पे एक 5 के साथ वेरिएबल का तीनों में मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे कि 5a हो जाएगा, यहाँ पे 4a हो जाएगा, प्लस देखिए यही फार्मूला पुट कर रहा हूँ, x इक्वल टू 5 पे y इक्वल टू 4 है, z इक्वल टू क्या हो जाएगा 6a इक्वल टू 180 हो गया मेरे भाई। अब सिंपल सा जोड़ दीजिए, एडिशन आता है तो 6 4 10 10 5 15 a हो गया मेरे भाई और 18 हो गया। अब इसको काट दीजिए तो देखिए कट रहा है कितना बार में, तो 180 डिग्री बाय 15, तो कितना बार में कटेगा मेरे भाई 5 3 15, अपने छोटे नंबर से काटिए तो 5 बार में, और 3 से 6 3 18 60 बार में, कितना बार में मेरे भाई 5 से कितना बार में 60 होगा, तो 12 5 60 होता है मेरे भाई, यानी कि 12। हम लोग का जो a का वैल्यू निकला है कितना निकला है मेरे भाई 12। अब हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू निकाल देंगे, उसी तरह z का वैल्यू निकाल देंगे इसमें मल्टीप्लाई करके। तो देखिए 5 में हम a का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या होगा 12, 12 5 60 हो जाएगा मेरे भाई। ये सिर्फ हम लोग का a का वैल्यू निकला है, ना कि 5 का। उसके बाद 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में 12 का, तो 12 चौको 48 हो गया मेरे भाई। उसके बाद से क्या बच रहा है z वाला, तो 6 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 6 इंटू 12, तो 12 छक्के 72। अब देखिए आप देखना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही है। यदि इन सभी को जोड़ने पर 180 आ रहा है तो आप आंसर सही निकाले हैं। तो यहाँ 8 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 कैरी 1, और यहाँ पे 6 और 4 कितना होता है 10 और 7 कैरी 1 18, यानी कि हम लोग का जो आंसर निकला है वो क्या है भाई सही है। यानी कि x का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, x का वैल्यू 60 हो जाएगा, y का वैल्यू हम लोग का 48 और z का वैल्यू 72 होगा। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को लगाना है और सोचना है, ऐसे आपको स्टेप वाइज स्टेप क्वेश्चन लगाना है। क्योंकि मेरे यहाँ पे जगह नहीं था तो इधर में लिख दिया मेरे भाई। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, टू लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट 2, मतलब दो लाइन है, एक है AB जो यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में AB, और CD इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट किस पे O पे। तो एंगल AOC इक्वल टू 50 डिग्री, यानी कि ये एंगल हमको दे दिया है AOC 50 डिग्री। तो फाइंड द AOD मेरे भाई,
ए ओ डी, उसके बाद से बी ओ डी, उसके बाद से बी ओ सी, यानी कि तीनों पूछ रहा है। तो सिंपल से हम लोग देख रहे हैं, जानते थे, कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है मेरे भाई, एक दूसरे को काटता है एक पॉइंट पे, एक कॉमन पॉइंट पे, तो वहां पे हम लोग का एक एंगल बनता है जिसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, या वहां पे हम लोग का लीनियर पेयर का भी कॉन्सेप्ट बनता है। तो हम लोग अभी पढ़े हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि उसके ठीक सामने वाला। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से कह देंगे, यदि एंगल हम लोग का लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे सिंस यहाँ पे एंगल ए ओ सी इक्वल हो जाएगा एंगल हम लोग का बी ओ डी, जो कि कितना है मेरे भाई, इक्वल है 50 डिग्री का। वो भी यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। शॉर्टकट में लिखे आप पूरा नाम लिखिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल के द्वारा हम कह सकते हैं यदि एंगल ए ओ सी 50 डिग्री है तो बी ओ डी भी मेरे भाई 50 डिग्री होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया मेरे भाई। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसको ले रहे हैं कि ए ओ बी, यानी कि ऊपर वाला ए ओ बी, ऊपर वाला ए ओ बी क्या है मेरे भाई, एक स्ट्रेट लाइन है। अब हमको ऊपर वाला एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, लिख देंगे ए ओ बी, फिर यहाँ ए ओ बी क्या है मेरे भाई, इज अ स्ट्रेट लाइन, क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो उस पे बनने वाला जो एंगल होगा उसका सम कितना होगा, 180, यानी कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। अभी ऊपर वाला बात कर रहे हैं, नीचे वाला नहीं। तो ऊपर वाला एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे ए ओ सी का वैल्यू हमको गिवन है 50 डिग्री प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमको बी ओ सी निकालना है मेरे भाई, तो यहाँ पे एंगल बी ओ सी निकालना है, तो इसको उधर भेज देंगे। तो 180 में से 50 घटेगा तो कितना होगा मेरे भाई, 130 डिग्री। 130 डिग्री हम लोग का ये एंगल आ गया 130 डिग्री। अब इसी के द्वारा क्या कर देंगे, फिर हम लोग कहेंगे कि अगेन, यहाँ पे लिख देंगे अगेन, सिमिलरली लिखेंगे अगेन एंगल जो हम लोग का क्या है मेरे भाई, बी ओ सी है, वो इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, ए ओ डी के। ए ओ डी पूछा है ना, ए ओ डी के कितना होगा मेरे भाई, 130 डिग्री। क्यों मेरे भाई, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट लग रहा है। जिस तरह हम लोग इस एंगल को इस एंगल के द्वारा किए थे इक्वल, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट रहता है, क्योंकि जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा एक कॉमन पॉइंट पे, इसमें कॉमन पॉइंट क्या है, ओ, वहां पे हम लोग का कॉन्सेप्ट लगेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि आमने सामने वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। वही यहाँ पे भी तो लग रहा है, यदि मान लीजिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे इसके सामने ये है तो ये इसके इक्वल होगा। उसी तरह 130 के सामने एंगल ये बन रहा है मेरे भाई, ए ओ डी, तो 130 हम लोग का बी ओ सी है मेरे भाई, तो ए ओ डी का वैल्यू क्या होगा, 130, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप ब्रैकेट में हमेशा पूरा नाम लिखिएगा मेरे भाई। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आपको मजा आ रहा है मेरे भाई तो आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगाइए, और कॉन्सेप्ट यदि आपका डाउट क्लियर है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है मेरे भाई, जहां पे भी आपको नहीं समझ आ रहा है आप कमेंट में करिए, मैं आपको उसका आंसर, उसका कॉन्सेप्ट में मेरे भाई मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। मैं 100% गारंटी देता हूं मेरे भाई। यहाँ पे ये नहीं है कि आप कमेंट करेंगे तो मैं आपका कमेंट नहीं देखूंगा, मैं आपका कमेंट देखूंगा, सुनूंगा आप कहना क्या चाहते हैं मेरे भाई, आपका कहाँ क्वेश्चन फंस रहा है। यदि आपको पढ़ना नहीं रहा है, सिंपल सा आप क्या करिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, पढ़िए, जो जो दिया है गिवन लिखिए, उसके बाद से सब उसी के अनुसार चलिए, और फिगर के अनुसार आपका आंसर खुद ब खुद निकलेगा। आपको कुछ करना नहीं है, वो आप क्वेश्चन के अनुसार चलिए और इस फिगर के अनुसार। कॉन्सेप्ट बस क्लियर है, क्योंकि मेरे भाई बिकॉज मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट इज पावर। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं यहाँ पे 100% गारंटी कर रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। जहाँ यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। इस तरह हम लोग का वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट लग रहा है। स्ट्रेट एंगल किस तरह लग रहा है मेरे भाई, अब कई जगह यहाँ पे हम लोग लीनियर पेयर का भी लगा सकते थे। अब देखिए यहाँ पे मैं स्ट्रेट एंगल लगा के भी निकाल सकता था, जिस तरह इसमें निकाल, लेकिन उससे आसान है जब वर्टिकली अपोजिट एंगल ही काम कर दे रहा है तो क्या इसको करने की जरूरत है मेरे भाई। आप हार्ड वर्क क्यों करेंगे, स्मार्ट वर्क करिए। जहां पे हार्ड वर्क करना रहेगा वहां पे हार्ड वर्क करिएगा, और जहां पे आप स्मार्ट वर्क करेंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट इज नॉलेज, तो वहां पे आप स्मार्ट वर्क करिए। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, टू लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट पॉइंट ए पॉइंट।
जब भी मैंने सुना कि दो लाइन ए बी एक लाइन एक सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में सोचने लगा वहां पे हम लोग का वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट 100% लगेगा। आप याद रखिए कभी भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे, तो वहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब उसमें एक एंगल निकालेंगे तो आपका सब आराम से निकल जाएगा मेरे भाई। तो उसके बाद से देखिए क्या कर रहा है कि सच दैट एंगल BOC प्लस एंगल OOD 280 एज सो इन द फिगर फाइंड द फोर एंगल। मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि हमको दो लाइन दिया है, एक हम लोग का AB दिया है एक CD दिया है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे। तो कह रहा है कि जो हम लोग का BOC यानी कि कौन सा एंगल बन रहा है BOC यानी कि ये एंगल, उसके बाद से AOD यानी कि एंगल को जोड़ने पे दोनों एंगल को जोड़ने पे 180 आ रहा है। हम जानते हैं मेरे भाई जब भी दो एंगल इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को वहां पे लगता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। सबसे पहले आपको लिखना है गिवन क्या है। तो गिवन क्या है मेरे भाई, तो गिवन यही है कि AB एंड CD इंटरसेक्ट पॉइंट O पे, उसके बाद से लिख दीजिए एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 280। हमसे पूछ रहा है कि ये हमको इन दोनों का सम दिया है कितना 280, तो हमको चारों एंगल को निकालना है। एक बार इसका बताना है कितना वैल्यू इसका मतलब चारों को, ये तो मिला के ना दिया है दो एंगल, लेकिन हमसे चारों को पूछ रहा है। एंगल BOD का कितना होगा, एंगल AOD का, एंगल OC का, एंगल BOC का, सबका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग देख रहे हैं दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे एंगल जो B है OC इक्वल हो जाएगा एंगल AOD के, क्योंकि मेरे भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल कहता है कि आमने सामने वाला एंगल इक्वल होता है। क्या मेरे भाई BOC की जगह पे हम यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOD, इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। ये जब इसके इक्वल है तो इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता हूँ, ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। जब ये इसके मैं कह रहा हूँ मेरे भाई ये 2x है तो ये भी तो 2x है मेरे भाई, कोनो जरूरी है कि मैं इसको x प्लस x ही लिखूं, इसको तो 2x में डायरेक्टली लिख सकता हूँ। तो BOC AOD के इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल के द्वारा, तो मैं इस BOC को BOC न लिख के मैं फिर यहाँ पे AOD लिख दे रहा हूँ। अब क्या करूंगा, हम जाएंगे अपने क्वेश्चन पे, अब लिख देंगे देयरफॉर BOC के जगह पे हम लोग फिर क्या लिख देंगे AOD, एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOD, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, एंगल AOD इक्वल टू 280 डिग्री। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, एंगल AOD इक्वल टू हो जाएगा 280। अब इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में कट जाएगा, कितना बन रहा है 2 1 2 2 4 8, यहाँ पे 1 वो 140 यानी कि एंगल AOD का इस एंगल का कितना है मेरे 140, तो ये कितना हो जाएगा 140। तो ये AOD और BOC दोनों इक्वल होता है, ये एंगल निकल गया तो ये एंगल निकल जाएगा, आप जानते हैं क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमको क्या निकालना है, दो एंगल को और वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं क्या है कि AOB क्या है मेरे भाई स्ट्रेट लाइन है, AOB क्या स्ट्रेट लाइन है। अब मैं नीचे वाला ले रहा हूँ ऊपर वाला नहीं लेते, तो दोनों को सम कर देंगे 180 होता है, तो लिख देंगे सिंस जो है सिंस AOB इज क्या है मेरे भाई एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर, फिर हम लोग लिख देंगे क्या देयरफॉर एंगल AOD हाँ प्लस एंगल ये हो जाएगा BOD इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है। अब AOD का वैल्यू हम कितना निकालें 140 डिग्री प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180। ये 140 को इधर लाएंगे मेरे भाई तो माइनस हो जाएगा 140 डिग्री, तो BOD कितना हो जाएगा मेरे भाई 80 में से 40 जाएगा तो कितना होगा मेरे भाई 40 डिग्री। तो हम लोग का जो एंगल BOD आया ये कितना आया है 40 डिग्री। अब इसको भी हम लोग कह देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से 40 डिग्री, यहाँ पे आप आगे मेंशन कर लीजिएगा। तो आप इस तरह सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और वहां पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनाया होगा जो सेट किया होगा मेरे भाई, वो एग्जामिनर आपका कहीं ना कहीं उसमें कोई कॉन्सेप्ट डाला होगा, बिना कॉन्सेप्ट का एक भी सवाल नहीं लगने वाला है, बिना फार्मूला का। तो कॉन्सेप्ट डाला है, मैंने यही पढ़ा कि ABCD इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट O पे, बस मैं यहीं पर सोचा कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं वहां पे वर्टिकली
वर्टिकली अपोजिट एंगल लगेगा। बस ये हो गया। उसके बाद आगे पढ़ा तो कह रहा है कि बी ओ सी यानी कि ये वाला एंगल, ये ऊपर वाला एंगल मेरे भाई इस एंगल की इक्वल है। और हम कहे बाबू तुम हमको मूर्ख बना रहे हो, मेरे दिमाग से तुम ही आ रहे हो खेलने के लिए। हम जानते हैं जब ये एंगल इसके इक्वल है तो क्या हम इसी को दो बार नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख दिए। जब हम जानते हैं कि बी ओ सी इक्वल है ए ओ डी के वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो क्या बी ओ सी के ए ओ डी लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा? नहीं गड़बड़ होगा। क्वेश्चन फंसाने के लिए आपको बनाया है, दोनों का सम दे दिया है तो मैंने एक एक करके निकाल दिया मेरे भाई। तो सिंपल से जोड़ दिया। यहाँ पे बी ओ सी के जगह पे मैं अब ए ओ डी लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे मैं भी बताया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जब बी ओ सी के इक्वल एंगल ए ओ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल के द्वारा, तो यहाँ पे क्या मैं बी ओ सी के जगह पे एंगल ए ओ डी नहीं लिख सकता? दोनों को जोड़ के यहाँ पे इधर भेज दिया, कट के 140 आ गए, ये वो निकल गया। उसके बाद से मैं देखा कि ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, उसका सम होता है 180, बस निकाल के ऐसे वैल्यू में निकाल दिया। तो आप इस तरह क्वेश्चन को समझिए, पहले गिवन लिखिए, उसके बाद से क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, किस डायरेक्शन में आपको ले जा रहा है, वो आपके दिमाग से खेलेगा। लेकिन ये नहीं है कि उसका सलूशन नहीं है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को लगा नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ ना कॉन्सेप्ट क्या पढ़े हैं, तो एक एक क्वेश्चन को उसका पोस्टमार्टम करके आंसर लाएंगे मेरे भाई। देखिए क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, यानी फिगर के अनुसार रे ओसी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओबी एंड ओडी इज द रे अपोजिट टू ओसी, तो सो दैट एंगल एओडी इक्वल टू एंगल बीओडी। हम लोग जब यहाँ पे पढ़े कि रे ओसी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओबी, यानी कहीं ना कहीं इस एंगल को एओबी, एंगल एओबी कौन है? एओबी, ये पूरे एंगल को जो बन रहा है इसको ओसी रे है वो बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में तोड़ रहा है। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि टू इक्वल पार्ट में पार्टिकुलर किसी भी एक एंगल को तोड़ना, डिवाइड करना। तो ओसी रे एओबी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि एओसी जितना होगा उतना ही मेरे भाई बीओसी ये वाला एंगल होगा। उसके बाद आगे पढ़ रहा है कि ओडी इज द रे अपोजिट ओसी। ओडी यहाँ पे ये क्या मेरे भाई? ओ है, एडी है, यानी कि ओडी एक रे है अपोजिट किसके? ओसी के। तो हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कन्वर्स थ्योरम, जब हम लोग देख रहे हैं कि ओसी के अपोजिट में ओडी एक रे है, कहीं ना कहीं ये क्या बन रहा है? एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, और स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है मेरे भाई? 180 होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिंपल सा पहले गिवन लिख देंगे, तो लिख देंगे रे ओसी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओबी, तो एंगल एओबी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और ओडी इज द रे अपोजिट टू ओसी, यानी कि ओडी जो रे है अपोजिट टू एसी, इससे क्या कैलकुलेशन मिल रहा है? कहीं ना कहीं ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है बाय थ्योरम के अनुसार। अब हमको क्या करना है? गिवन हो गया, उसके बाद से प्रूव, तो यहाँ पे लिख देंगे टू प्रूव। क्या करना है मेरे भाई? हमको प्रूव करना है कि एंगल जो ए ओ डी है मेरे भाई वो इक्वल है एंगल बी ओ डी के, यानी कि एंगल ए ओ डी इक्वल है एंगल बी ओ डी का। तो सिंपल सा हम पहले देखेंगे कि डी ओ सी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, तो ऊपर इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा? 180 होगा। लिख देंगे कि जो हम लोग का एंगल है मेरे भाई बी, एंगल बी ओ डी, यानी कि ये प्लस बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसके बाद से अब यदि नीचे देखा जाए कि डी ओ सी एक स्ट्रेट एंगल है, नीचे देखा जाए तो क्या होगा मेरे भाई? एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी चाहे सी ओ ए कहिए, तो क्या हम लोग कह देंगे? ए ओ सी का लेंगे ए ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन सेकंड से अब हम लोग देखे थे जो एंगल ए ओ सी था वो बी ओ सी के इक्वल था, तो कहीं ना कहीं इस के जगह पे हम लोग ए ओ सी लिख सकते हैं, चाहे ए ओ सी के जगह पे हम लोग बी ओ सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तुरंत लिख दूंगा गिवन है, बाइसेक्ट कर रहा है, ए ओ सी इसके बराबर है, तो ए ओ सी के जगह पे चाहे बीओसी लिख सकते हैं। जैसे अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में वर्टिकली अपोजिट एंगल जिस तरह कर रहे थे उसी तरह सेम केस है यहाँ पे, लेकिन वर्टिकली का नहीं लग रहा है, यहाँ पे बाइसेक्टर का लग रहा है। मान लीजिए मेरे भाई ये 2x है, तो ये भी तो 2x ही होगा, ये x है तो ये भी x है, क्योंकि OC ए रे है जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल AOB को टू इक्वल पार्ट में। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल BOC हो गया। और देखिए क्या करूंगा मैं, इसको क्या करूंगा? फ्रॉम यहाँ पे लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा भाई? एंगल BOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई? एंगल AOD प्लस एंगल BOC। अब यहाँ पे BOC से खत्म, तो बच गया क्या? BOD इक्वल टू AOD। यही तो हमको प्रूव करना था, AOD इक्वल टू BOD। यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। बस इस तरह मेरे भाई
प्रूव वाला क्वेश्चन दे तो सबसे पहले पढ़िए, उसमें से सबसे पहला काम अब गिवन क्या है, मतलब उसमें क्या क्या दिया उसको मेंशन करिए, उसके बाद से ट्रू प्रूव यानी कि हमको कहां जाना है, मतलब किस डायरेक्शन में चल रहा है, क्या प्रूव करना है उसको लिखिए। उसके बाद से उसमें कॉन्सेप्ट को समझिए कि किस किस कॉन्सेप्ट को लगाया है। इसमें दो कॉन्सेप्ट को लगाया है, एक बाइसेक्टर ऑफ एंगल और दूसरा मेरे भाई एक स्ट्रेट लाइन का। उसके अनुसार आप सिंपल सा जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे अपने सॉल्यूशन को करते जाइए, कट फिट के आपका आंसर यानी कि जो प्रूव करना था वो प्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आप खुदे देखेंगे। यहाँ पे मैं आपके सामने खुदे किया, इसी के अनुसार चल रहा था। देखिए यहाँ पे एंगल बीओडी बीओसी 180 डिग्री है, तो एओडी प्लस एंगल बीओसी ये भी तो 180 डिग्री होगा, ये एंगल पूरा 180 तो ये 80, तो हम लेफ्ट एंड राइट ये हम लोग का क्या है मेरे भाई, ये हम लोग देख रहे हैं 180 180 यानी कि इसके बराबर 180 इसके बराबर 180 है, तो क्या मेरे भाई एओडी प्लस बीओसी इक्वल हम रख लेंगे एंगल बीओडी और बीओसी, क्योंकि ये भी 180 है मेरे भाई, ये पूरा एंगल 180 ये भी 180 है, तो क्या ये एंगल इसके एंगल क्यों नहीं होगा इक्वल, क्योंकि मेरे भाई ये भी 180 है ये भी 180 है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। उसके अनुसार मैं यहाँ पे बीओसी कि जब मैं यहाँ पे बीओसी लिख दिया क्योंकि बाइसेक्टर कर रहा था, कट फिट के हम लोग का एंगल क्या हो गया मेरे भाई एओडी इक्वल हो गया हमको एओ बीओडी के। बस इस तरह आप क्वेश्चन को प्रूव करिए।